नमस्कार, सीधे न्यूज रूम के साथ मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। नमस्कार, मैं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है गुजरात के मोरबी पुल हादसे से जुड़ी हुई। दरअसल मोरबी का पुल बनाने वाली कंपनी का लेटर वायरल हो रहा है। 2 साल पहले कंपनी ने कलेक्टर को एक लेटर लिखा था। 2 अगस्त 2020 को ओरेवा कंपनी ने यह लेटर लिखा था, जिसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लेटर लिखा गया था। कंपनी ने लेटर में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मरम्मत का काम पूरा नहीं, ये लिखा था। मोरबी मामले में आए दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुल बनाने वाली कंपनी सवालों के घेरे में है, लेकिन इसी बीच कंपनी का एक लेटर भी वायरल हो रहा है। कंपनी का अगस्त 2020 में लिखा खत मीडिया में आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल खत में कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अगर उसे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो वो मोरबी के झूला ब्रिज की मरम्मत ठीक से नहीं कर पाएगी। कंपनी का लेटर जांच के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरफ से साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार 135 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बड़ा सवाल यह है कि इस लेटर की डेट जो तारीख है वो 2020 की तारीख है, और अभी जो जानकारी है, अभी जो सामने आई खबरें उसके मुताबिक 2035 तक ओरेवा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। तो क्या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दबाव बनाया गया इस लेटर के जरिए, और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए यह सब कुछ किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। बिल्कुल, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि 6 महीने तक इस ब्रिज को बंद रखा गया था मरम्मत के नाम पर, और मरम्मत के बाद इसे कंपनी ने खुद ब खुद खोल दिया। यहाँ नगर पालिका के चीफ जो ऑफिसर है उनका भी साफ तौर पर बयान सामने आया था, जो मीडिया से ये कहते हुए नजर आए थे कि हमें कोई जानकारी नहीं थी कि इस ब्रिज को खोल दिया गया है। मोरबी से हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं। मेहुल, अब जो ये पत्र सामने आया है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट नहीं किया गया तो हम मरम्मत का काम ही नहीं करेंगे। 2020 की इसमें डेट पड़ी हुई है। क्या उसके बाद इस कंपनी को, ओरेवा ग्रुप को, ये परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था या फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया था? ओरेवा कंपनी को परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं दिया गया था। जब 2020 को में ओरेवा ग्रुप ने जो लिखा था कि हमें जब तक पूर्ण रूप से कॉन्ट्रैक्ट की गतिविधियां नहीं होगी तब तक हम केबल ब्रिज का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, पूरी ऑर्डरिंग नहीं कर पाएंगे, जो साजो सामान खरीदना है उसकी हम खरीदारी नहीं कर पाएंगे। इस बीच इन्होंने ये मांग की थी कि भाई हमें टेम्पररी रूप से इस केबल ब्रिज को खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये जो कलेक्टर कचहरी को खत लिखा गया था, कलेक्टर कचहरी ने नगर पालिका को ये खत सौंप दिया, और उसमें 16 जून की डेट डाली हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी आगे की जो गतिविधि बनती है उसके लिए। तो कुल मिलाकर ये मामला सामने आया है कि कंपनी ने टेम्पररी ब्रिज खोलने के लिए इजाज़त मांगी थी। कलेक्टर कचहरी ने सारी जो जिम्मेदारी है नगर पालिका कचहरी को दी थी। अब जिस तरह से मौखिक रूप से बात हुई थी, क्योंकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो बनना है उसमें करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, ऐसा सीधा सीधा कहा गया था लेटर में। और इस बीच जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, अब खुद ओरेवा कंपनी के चेयरमैन ने इस केबल ब्रिज को उद्घाटित कर दिया बिना किसी इजाजत या पूर्व मंजूरी के नगर पालिका की। अब चूंकि जो तथ्य सामने आए हैं, कई उसमें जो मशीनरी है उसमें कई जगह जंक लगे हुए हैं, पूरी तरह से रिनोवेशन नहीं किया गया है, आधा अधूरा रिनोवेशन करके केबल ब्रिज को खोल दिया गया, ये बात उभर कर सामने आई है। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि 2017 से मेहुल, इस लेटर की अहमियत क्या है? मेहुल, हमारे दर्शकों को समझाइए इस लेटर की अहमियत क्या है, क्योंकि बताया गया कि 2035 तक ओरेवा ग्रुप को इस ब्रिज की मेंटेनेंस और लोगों की आवाजाही टिकटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये कॉन्ट्रैक्ट कब मिला इस कंपनी को, और क्या कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ये लेटर लिखा गया, दबाव बनाया गया कि अगर आपने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हमारे साथ, तो हम इसका मरम्मत और देखरेख नहीं कर पाएंगे?
देखिए, सीधी बात बताऊं, जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि गांधीनगर से सीधा आदेश दिया गया था प्रशासन को कि ओरेवा ग्रुप को ही पूरा काम ओरेवा ग्रुप को ही पूरा केबल ब्रिज का काम सौंपा जाना है। इसके बाद जो खत वाली जो प्रक्रिया हुई है, ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ये कहा गया है 2035 मतलब 2020 में याचिका इन्होंने दायर की थी कि हमें ये काम मिलना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिले। जिस तरह से पूरी तरह से हम केबल जब एग्रीमेंट होगा उसके बाद ही हम पूरी तरह से मरम्मत का काम कर पाएंगे, नया सामान खरीद कर लाएंगे और नए सिरे से पूरा मेंटेनेंस हम करेंगे। पर इस बीच इन्होंने ये कहा था कि फिलहाल हमें ये केबल ब्रिज जो है इसको ओपन करने की आप मंजूरी दीजिए। जब कलेक्टर कचहरी में ये खत गया, कलेक्टर मेहुल जल्दी से मेहुल एक से जल्दी से बता दीजिए, जब ये लेटर लिखा गया तो इस पे क्या जिक्र किया गया? पुल के मेंटेनेंस की किस तरह की बातें कही गई? किस तरीके से पुल को दोबारा से दुरुस्त करने की बात कही गई? क्या इसका जिक्र है लेटर में? और अगर लेटर में जिक्र है और इसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 15 साल के लिए, तो कंपनी ने अगर वो तमाम प्रोमिसेस पूरे नहीं किए इस लेटर के आधार पर, तो सीधे तौर पर ओरेवा कंपनी दोषी है इस पूरे मामले में, आरोपी भी है और दोषी भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। बिल्कुल दोषी समझा जाना चाहिए, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, ब्रिज का निरीक्षण कर रहे थे, उस वक्त आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने आगे से झुककर ब्रिज को इस तरह से देखा था। ऊपर ओरेवा कंपनी का बोर्ड था जिसको कपड़े से बांध दिया गया था, ओरेवा ग्रुप कहीं नजर ना आए। हालांकि ये जरूर है कि प्रधानमंत्री जैसे ही एक छोर पर खड़े हुए, सामने वाला जो केबल ब्रिज का हिस्सा है वहां पर ओरेवा कंपनी का बोर्ड जो था एज इट इज था, पर जहां प्रधानमंत्री खड़े हुए थे और ऊपर के हिस्से में ओरेवा कंपनी का बोर्ड था, जहां सीसीटीवी भी लगे। जांच हो रही है, 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया गया है। जो लोग इस पूरे हादसे की वजह है उन्हें यहाँ पर आरोप तय होने के बाद सजा दी ही जाएगी। बहुत शुक्रिया मेहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के बाद से पूरे देश में हड़कंप है। उत्तर प्रदेश में भी मोरबी हादसे के बाद सरकार अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्रिज सेफ्टी के मुद्दे पर अधिकारियों संग सीतापुर में बैठक की। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और उसकी पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में मोरबी जैसी कोई घटना न घटे। सर्वप्रथम तो गुजरात में जो हादसा हुआ बहुत दर्दनाक, दुखदायी और हमारी संवेदनाएं सबकी वहाँ के उन पीड़ित परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया, और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना ना हो, तो जितने हमारे सेतु हैं उनका सर्वे और निरीक्षण हो जाए और स्पष्ट हो जाए कि सेफ्टी से कोई खिलवाड़ ना हो। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, झारखंड से जुड़ी है ये बड़ी खबर। जो झारखंड के अवैध खनन मामले में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के घर से कई दस्तावेज मिले हैं। सीएम सोरेन के नाम से मिले बैंक के ये दस्तावेज, सोरेन के नाम से चेकबुक, पासबुक भी बरामद की गई है। तो मुख्यमंत्री सोरेन का करीबी है आरोपी पंकज मिश्रा। ईडी ने अब सीएम हेमंत सोरेन को इसी आधार पर समन भेजा है। कल 3 नवंबर को पेश होने के लिए समन भेजा गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। अवैध खनन मामले में सोरेन से पूछताछ होगी। दरअसल एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के नाम से चेकबुक और पासबुक उसके घर से बरामद हुए हैं। सोरेन के नाम से ये चेकबुक और पासबुक बताए जा रहे हैं और इसी आधार पर उन्हें समन भेजा है। ईडी ने गिरफ्तार पंकज मिश्रा के घर पर जो छापेमारी की गई उसके आधार पर जो दस्तावेज मिले उसी के बेसिस पर सीएम सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। कल पेश होने के लिए कहा गया है। बिल्कुल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनके समेत 3 लोगों पर सुनवाई भी हुई और उसके बाद फैसला भी सुरक्षित रखा गया था और ऐसे में अब ईडी ने समन भी भेज दिया है। कल यानी कि 3 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है और साफ तौर पर यहां पूछताछ भी होगी। सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, अपने पद का दुरुपयोग किया है और सत्ता में रहते हुए अपने नाम से ही खनन में पट्टे यहां पर घोषित किए, पट्टे यहां पर लिए। तो इस तरीके से उन पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनके नाम से चेकबुक, पासबुक भी बरामद की गई है। तो अवैध खनन का ये मामला जिसमें हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है, 3 तारीख को उन्हें ईडी के सामने पेश होना है। इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा करने के लिए भी डीजीपी को लेटर लिखा गया है ईडी की तरफ से। अवैध खनन के मामले में ये समन भेजा गया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन का ईडी के समन पर बीजेपी का तंज सामने आया है। निशिकांत दुबे का ट्वीट, अब क्या बचा, गलत नहीं किया तो डर क्यों रहे हैं सोरेन, ये साफ तौर पर बीजेपी ने यहाँ ट्वीट किया है। तो निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा अब क्या बचा है। जेएमएम ने सीएम सोरेन का बचाव किया है, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन इन सब के बीच निशिकांत दुबे ने ईडी के समन पर निशाना साधा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। तो एक अखबार के कटिंग के साथ निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट किया है और इस पर हालांकि जेएमएम की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई है। केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है जेएमएम की तरफ से। बिल्कुल, निशिकांत दुबे ने ये ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि अब क्या बचा है। साथ ही एक पेपर की कटिंग भी उन्होंने इसमें चस्पा की है और उसके बाद ये ट्वीट कर साफ तौर पर पूछा कि आखिरकार अब क्या बचा है। आपको लगातार बता रहे कि खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन मिल गया है, उन्हें कल बुलाया गया है। इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का बार बार जिक्र भी किया था। जो सीलबंद लिफाफा वो कोर्ट में दे रहा था उसका भी जिक्र बार बार किया था। तो ये दिन आना ही था और ये दिन आ गया है। अब समन आया है और समन में यदि वो सही जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे लगता है कि बिहार के ये तीसरे, झारखंड और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुर्सी पर रहते हुए जेल जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद जी गए थे, मधु कोड़ा जी गए थे, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। सर, जब भी सरकार से ईडी आई या सीबीआई पूछताछ के कि झामुमो क्यों हाय तौबा मचा रही है मुख्यमंत्री जी को अगर सम्मन इशू हुआ है तो, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो कोई जांच एजेंसी उन्हें जबरदस्ती फंसा नहीं सकती। हाँ, ये दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में है, मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी अमित अग्रवाल जेल में है और सत्ता के गलियारे में बड़ा दलाल जो था प्रेम प्रकाश वो भी जेल में है। तो ये सारे क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, मुझे लगता है ये नेचुरल इस तरीके की कार्रवाई है। देखिए, पहले मैं सुधार करूं कि ईडी पर बदले की भावना का आरोप नहीं है। बदले की भावना केंद्र सरकार की है जो हमारे राजनीतिक विरोधी। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोगों को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर है। ज्ञानव्यापी मामले में आज होगी सुनवाई। 2 तहखानों के सर्वेक्षण की याचिका पर आज सुनवाई होने की उम्मीद है। वाराणसी की जिला अदालत में आज मामले की सुनवाई होगी। बिल्कुल, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज ये अहम सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला अदालत में यह सुनवाई होनी है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद के 2 तहखानों के सर्वेक्षण को लेकर के दायर की गई याचिका पर यह सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मिली लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को लेकर भी याचिका दायर की है। हिंदू पक्ष ने अदालत से प्रतिमा को सुरक्षित रखने के आदेश देने की मांग की है। इस मामले पर भी आज अदालत में सुनवाई होनी है। तो 2 तहखानों की सर्वे कराने की मांग की याचिका पर आज उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई होगी। और हमारे सहयोगी वाराणसी से मदन मोहन जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। मदन, किस तरीके से आज ये पूरी सुनवाई होने वाली है? अब और भी याचिका इस पूरे मामले पर क्योंकि दाखिल की जा रही है और आज फिर से सुनवाई? जी मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, ज्ञानवापी श्रृंगारगढ़ के मामले में जो है आज 82 ग के तहत जो है सुनवाई होगी। इसमें जो है वादी पक्षकार के द्वारा जो तहखाना था, जो तहखाने में जो है उसको पुनः सर्वे कराने की जो है मांग की गई थी, जिसपे लेकर के आज जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। लगभग 2 बजे से जो है ये सुनवाई होगी। उसके बाद 4 बजे तक जो है ये आदेश आ जाएगा कि क्या इस पे जो है सर्वे का जो है पुनः सर्वे कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वादी पक्ष के जो है लगातार कर रहा है कि अभी जो है जो सर्वे जो हुआ था, जो कोर्ट से सर्वे करवाया था, उसमें जो है पूरी तरह से सर्वे नहीं हो पाया है। इसलिए वजू खाने के बाद जो है मिट्टी जो है उसको तहखाने के अंदर जो मिट्टी है उसे हटा करके फिर से जो है ना सर्वे कराने की जो है मांग की थी, जिसपे आज जो है सुनवाई है और सुनवाई लगभग 2 बजे के बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें जो है एक जो जज है क्या उस निर्णय लेंगे, क्या पुनः फिर से सर्वे होगा या नहीं होगा। हालांकि मुस्लिम पक्षकार के द्वारा जो है लगातार इस पे जो है कहा जाए तो आपत्ति दर्ज की जा रही है और ऐसे में जो है आज फिर से एक बार जो है सुनवाई होगी। जी
ठीक है, नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे अपडेट के लिए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ठग सुकेश के खत पर दिल्ली में गरमाई है सियासत। बीजेपी आपके बीच छिड़ा है पोस्टर वॉर। बीजेपी ने तिहाड़ जेल के बाहर लगाए हैं पोस्टर और पोस्टर में लिखा है केजरीवाल मसाज सेंटर। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ये पोस्टर लगाया है। बग्गा ने पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी किया है। दिल्ली के जेल मंत्री दिल्ली में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर से वसूली के आरोप लगने के बाद अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई है। तिहाड़ जेल के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर में लिखा गया है केजरीवाल मसाज सेंटर। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लगाया है। अपने ट्विटर हैंडल पर भी इस पोस्टर के साथ अपना एक वीडियो जारी करते हुए तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर तंज कसा है। दरअसल कल सुकेश चंद्रशेखर की एक लेटर की खबरें सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि जेल मंत्री रहते सत्येंद्र जैन ने उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की है। ये बहुत अच्छे आदमी है जी, उन्होंने नया स्टार्टअप शुरू किया है जी, तिहाड़ जेल के अंदर मसाज सेंटर खोल दिया है जी। लेकिन हम तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे ना जी, तो ये सुविधा आम आदमी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना जी। तो इसलिए हमने तिहाड़ जेल के बाहर पोस्टर लगा दिया जी, ताकि आम आदमी भी फ्री मसाज ले सके जी। देखिए, बीजेपी नेता तेजिंदर पाल का हमने आपको बयान भी सुनवाया है। यहाँ साफ तौर पर एक पोस्टर लगाया गया है। इस तरीके से पोस्टर वार भी अब खुल करके सामने आ रही है, जिसमें केजरीवाल मसाज सेंटर, इस तरीके से ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर को ट्वीट भी किया है तेजिंदर पाल बग्गा ने। और एक और खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 50,000 का इनामी बदमाश इरफान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, मौके से इरफान का एक साथी फरार। यूपी के कासगंज पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 50,000 के इनामी बदमाश इरफान और छलिया को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान इरफान के पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया। इरफान के पास एक तमंचा, 315 बोर की 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा सहित चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि इरफान पर कासगंज समेत 5 जनपदों में कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं। और चलिए आपके काम की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़ी है ये बड़ी खबर, जो एलन मस्क ने ट्विटर पर अपना बायो बदल लिया है। बायो में लिखा है ट्विटर कंप्लेन हॉटलाइन ऑपरेटर। एलन ने अपनी डीपी भी बदली है। एलन ने अपने बचपन की फोटो इसमें लगाई है। ट्विटर लोकेशन में लिखा HELL हेल यानी कि नर्क। तो एलन मस्क जो अब ट्विटर के मालिक हैं, उन्होंने अपना बायो बदला है और ट्विटर लोकेशन में उन्होंने लिखा है हेल। तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं ट्विटर में, और ट्विटर के मालिक जो हैं एलन मस्क, उन्होंने अपना बायो बदला है। और ट्विटर यूज करने वाले लोगों के लिए आज कल एक बुरी खबर भी आई। ब्लू टिक के लिए आपको हर महीने पैसे देने होंगे। $8 फिलहाल तय किया गया है कि हर महीने ब्लू टिक अगर आप चाहते हैं तो आपको $8 प्रति महीने देने होंगे। भारत में ब्लू टिक हासिल करने वाले लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा हर महीने, यह फिलहाल तय नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि ब्लू टिक हासिल करने वाले लोगों को ट्विटर को पैसे देने होंगे। बिल्कुल, तो एलन ने अब अपनी डीपी भी बदल ली है, अपना बायो भी बदल लिया है, लोकेशन भी बदल ली है।